माननीय श्री नवनीत नागपाल जी, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल के अध्यक्ष माननीय वसंत चेलानी जी, सचिव माननीय विजय मराठी जी, संघ के प्रांत संघचालक माननीय श्री प्रशांत सिंह जी, महानगर संघचालक डॉक्टर पवन स्थापक जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय विशिष्टजन बहनों और भाई, डॉक्टर हेडगेवार ने की थी वो अनोखी इसलिए थी कि उस दिन एक स्वयंसेवक संघ स्थापित हो गया। ऐसा संघ था जिसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि यह सोचा गया कि काम करना है और जो संविधान और चुनाव और ये वो जो बातें होती है इसमें व्यर्थ का समय न गवाकर प्रत्यक्ष रूप से कुछ काम किया जाए, तो बगैर किसी नाम से संघ कार्य चालू हुआ। अब यह हुआ था कि डॉक्टर हेडगेवार बहुत व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्हें सोचा कि हमने लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, संगठन का मंत्र दिया, लेकिन इस सबसे हम कुछ करने के लायक बने हैं क्या, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो परीक्षा कैसे हो, तो आपको मालूम है कि नागपुर के पास रामटेक नाम का एक स्थान है, वहां श्री राम नवमी के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले को मराठी में यात्रा कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चलते हैं उस यात्रा को अपन उसकी व्यवस्था देखते हैं और हमने क्या इतने दिनों में पाया उसकी एक परीक्षा हमारी हो जाएगी। तो फिर प्रश्न आया कि जब वहां जाएंगे व्यवस्था देखेंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई ये जो लोग आए थे ये किस संस्था के हैं, तो हमारे लिए कुछ तो भी नाम होना चाहिए। अब नाम क्या होना चाहिए, ये वास्तविक रूप से डॉक्टर हेडगेवार जब वीर सावरकर से 2 दिन चर्चा कर चुके थे रत्नागिरी जाकर, तब उनके मन में ये बात स्पष्ट थी कि संस्था का नाम क्या होना है। लेकिन डॉक्टर साहब की एक विशेषता थी कि वे अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोलते थे, वो लोगों की तरफ से उस बात को आने देते। और इसलिए उन्होंने एक 4 लोगों को यह दायित्व दिया कि नया संगठन बना है, इसका नाम क्या रखना, इस पर आप विचार करें और सारे सदस्यों को बुलाकर उनके बीच में विचार विनिमय करें और सर्वानुमति से कोई नाम हम निश्चित करें। अब 3 नाम सामने आए। पहला नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा नाम था भारतोद्धारक मंडल और तीसरा नाम था जरीपटका मंडल। अब ये जरीपटका क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब शिवाजी महाराज का शासन बना, बाद में मराठों का शासन हुआ, तो उनके शासन में 2 ध्वज हुआ करते थे। एक तो परम पवित्र भगवा ध्वज था, लेकिन ये बोला गया कि ये भगवा ध्वज जो है ये वैराग्य का प्रतीक है और जरीपटका ध्वज जो है ये समृद्धि का प्रतीक है, श्रीमंती का प्रतीक है। तो यह हुआ कि यह नाम होना चाहिए। अब इस पर मतभेद हुए, प्रत्यक्ष डॉक्टर साहब के सामने लोगों ने बहस की, वाद विवाद किया और ये नाम तय करने के लिए किसी को उस दिन तात्कालिक रूप से सचिव का दायित्व दिया गया। उन्होंने उस कार्यक्रम की मिनट्स जिसको बोलते हैं वो मिनट्स उन्होंने रखी और जब ये बात हुई कि सहमति नहीं बन रही थी तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर चुनाव होना चाहिए, मतदान होना चाहिए और जिस नाम को ज्यादा मत मिलेंगे वो नाम निश्चित होना चाहिए। स्वाभाविक बात थी। जो लोग संघ को अधिनायकवादी बोलते हैं, डॉक्टर साहब का अधिनायकवादी बोलते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि प्रजातांत्रिक ढंग इससे अधिक और दूसरा क्या होता है। उस बैठक में 26 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति को कुछ काम आया तो वो अध्यक्ष की अनुमति से निकल गया, बचे 25 और उन 25 लोगों में 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम को स्वीकृति दी, 5 लोगों ने अन्य किसी नाम को दी और सर्वानुमति से ये नाम तय हुआ। फिर प्रश्न आया कि हम जाएंगे तो हमारे पास कोई गणवेश भी होना चाहिए। तब तक संघ में गणवेश नहीं था, लोग ऐसे आते थे, शाखा में खेलते थे। फिर गणवेश की बात आई तो कल मैंने जैसे आपको बताया कि भारत स्वयंसेवक मंडल नाम की एक संस्था नागपुर में काम करती थी, जिसके डॉक्टर परांजपे अध्यक्ष थे और डॉक्टर हेडगेवार सचिव थे। तो ये हुआ कि ये जो गणवेश है इस गणवेश को हम स्वीकार कर लें। तो गणवेश था हॉकी पैंट, हॉकी शर्ट और हॉकी रंग की टोपी, जिसमें ऐसे 2 बटन, ऊपर कपड़े के ही 2 बटन लगे थे। तो ये संघ का पहला गणवेश हुआ। ये तो 2 बातें हुई और तब तक भी संघ को कोई प्रमुख नहीं था। संघ की स्थापना हुई देखिए 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन
और संघ का नामकरण हुआ वर्ष प्रतिपदा को 17 अप्रैल 1926 को और डॉक्टर हेडगेवार को संघ प्रमुख 19 दिसंबर 1926 को बनाया गया। मतलब संघ स्थापना के लगभग 1.25 साल बाद संघ का कोई प्रमुख हुआ। कहते ये बोला गया कि प्रमुख वगैरह करना क्या है, भाई काम तो कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले में हुआ था। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की तो महाराज का ये कहना था कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है, ये राज्य भवे ये तो श्रींचित इच्छा होती, ऐसा उन्होंने बोला। तो जब भगवान का राज्य है, भगवान की इच्छा से बना है, तो राजा की जरूरत क्या है, साक्षात भगवान ही यहाँ राजा है। तो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलता और उनको आदेश दिया। महाराज मान नहीं रहे थे, उनको आदेश दिया कि तख्ती बैसा तो आप तख्त पर बैठो, सिंहासनारूढ़ हो जाओ। इस तरह से ये काम चालू। अब ये बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, इस संघ का ध्येय क्या है, ये काय के लिए बना है। अब जब हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सरकार आई है तो कभी कभी आ जाता है कि संघ का एजेंडा लागू करेंगे। ये बड़ी घबराहट होती है सब जगह पे, संघ का एजेंडा लागू कर देंगे क्या होगा। लेकिन संघ का एजेंडा क्या है, इस पर यदि हम जरा बारीकी से विचार करें, संघ का एजेंडा खुला एजेंडा है, ओपन एजेंडा जिसको बोलते हैं, हिडन एजेंडा संघ में कुछ भी नहीं। और एजेंडा क्या है, तो इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, ये संघ का एजेंडा है। अब संघ का एजेंडा कोई सरकार लागू करे तो उसमें गलत क्या है। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार जिसमें देशभक्त लोग हो, वो इसी एजेंडा को लागू करेंगे, दूसरा करेंगे क्या। और ऐसे एजेंडा से जिस किसी को घबराहट होती है, वो कौन है कैसा है, इसको सोचने की बात है। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ऐसे दो मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। दोनों साथ साथ अध्यापक बने, दोनों साथ साथ प्राध्यापक बने, दोनों साथ साथ पत्रकार बने, साथ में काम कर रहे थे। लेकिन बाद में दोनों में बहुत गंभीर मतभेद हुए। लोकमान्य तिलक बोलते थे कि हमको पहले हमारे देश की स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, बाकी हम अपना देख लेंगे। और गोपाल गणेश आगरकर कहते थे कि नहीं, हमको पहले स्वतंत्र देश के नागरिक बनने लायक बनना चाहिए, स्वतंत्रता हमको बाद में मिले तो भी चलेगा, पहले हमको हमारे सारे दुर्गुणों को समाप्त करने की आवश्यकता है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार ये दोनों लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे, तो बात स्पष्ट थी, उन दोनों को पहले स्वाधीनता चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। लेकिन गोपाल गणेश आगरकर ने जो बात बोली थी, उस बात को भी उन्होंने संघ में लागू किया। तो संघ का ध्येय क्या रखा उन्होंने कि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, यह संघ का ध्येय। अब 1925 में संघ की स्थापना हुई और भारत की स्वतंत्रता यह संघ का ध्येय नहीं था, यह संघ के ध्येय का एक पड़ाव था कि देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है तो स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं। अब लोग बोलते हैं कि संघ वालों का स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई भाग नहीं। डॉक्टर साहब का स्वयं का योगदान क्या था, कल मैं इस पर बहुत विस्तार से बोल चुका हूँ। संघ की प्रतिज्ञा जो डॉक्टर साहब ने स्वयं 99 लोगों को नागपुर में दी थी, उसमें मेरे पिता भी शामिल थे। वो प्रतिज्ञा डॉक्टर साहब के हस्ताक्षर में लिखी हुई अब उपलब्ध है, उसकी प्रति उपलब्ध है, प्रतिज्ञा मराठी में है। लेकिन ये कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अपने पूर्वजों को स्मरण करते प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा के लिए और हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से और तन मन धन से करूंगा और आजन्म इस व्रत का पालन करूंगा। और आखिर में जय बजरंगबली हनुमान की जय, ऐसा बोला गया। शुरू में संघ में बजरंगबली हनुमान की जय बोलते थे, क्योंकि व्यायामशालाओं में, अखाड़ों में यही बोलने की प्रथा है। बाद में ये राष्ट्र संत समर्थ रामदास स्वामी की जय, ऐसा बोलना शुरू हुआ। और फिर इस पर बहुत विचार करके इसको पूरी तरह से समग्रता में लाने के लिए भारत माता की जय, ऐसा बोलने का इसमें बाद में रिवाज चला। डॉक्टर हेडगेवार का जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था कि कोई भी एक बार उनके पास आता था, उनसे मिलता था तो उन्हीं का हो जाता।
कल मैंने आपको वो भी घटना बताई कि एक गुप्तचर उनके पीछे आया था और उनके व्यवहार से वो कैसे प्रभावित हो गया। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो ऐसी ही संगठन चलाने वाले कुछ और लोग थे और उनका भी बड़प्पन देखिए कि उन्होंने अपने अपने संगठनों को संघ में विलीन कर दिया। उसमें से पहला था स्वतंत्रवीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर। वो तरुण हिंदू सभा नाम का एक दल चलाते थे, गणवेश था, परेड होती थी, सब कुछ था, संघ जैसे ही था। जैसे संघ की स्थापना हुई उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तरुण हिंदू सभा को विलीन कर। फिर संत पाचलेगावकर महाराज थे, वो मुक्तेश्वर दल नाम का एक संस्था चलाते थे। मुक्तेश्वर दल का भी 1934 में संघ में विलीनीकरण हो गया। फिर एक बजरंग संघ था, वो भी संघ में विलीन हो गया। और इंदौर में एक भालवीर संघ नाम का एक संघ था, विष्णु भिड़े नाम के सज्जन उस संघ को चलाते थे, वो भी संघ में विलीन हुए। अब यह सारे लोग जो ऐसे थे कि इन्होंने अपनी अपनी संस्थाओं को संघ में विलीन किया। ये कोई मोर्चा नहीं बना कि भाई संघ के साथ हमारा विलीनीकरण हो गया है तो डॉक्टर हेडगेवार यदि सरसंघ चालक है तो मैं सर कार्यवाह बनूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो विलीन हो गया, उनका नामो निशान नहीं। मैं अभी 4-5 दिन इंदौर में था, संघ के काफी कार्यकर्ताओं से, प्रचारकों से मैंने बात की कि विष्णु भिड़े को आप पहचानते हैं क्या? तो बोले नहीं, कोई नहीं पहचानता। 1929 में वो अपने संस्था को संघ में विलीन कर गए और वो संघ में वो भी एक प्रकार से विलीन हुए। संघ की स्थापना जब हुई तब कुल 17 लोग डॉक्टर हेडगेवार के घर पे इकट्ठा हुए और उनके साथ संघ की स्थापना हो गई। अब उसमें भी एक बात थी कि एक मार्तंडराव जोग करके थे जो संघ के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो जब ये बैठक हुई तो उस बैठक में मार्तंडराव जोग को बुलाना भूल गए और डॉक्टर साहब के पास जो बैठकें होती थी वो रात को देर देर तक चलती। मतलब कई बाल स्वयंसेवक ऐसे होते थे कि उनको वहां नींद लग जाती थी और डॉक्टर साहब के घर में सो जाते थे, लेकिन बैठक चलती रहती। तो रात को करीब 11:30 बजे ध्यान आया कि मार्तंडराव जोग को बुलाना भूल गए, तो किसी को भेजा गया और मार्तंडराव जोग आए। स्वाभाविक बात थी कि किसी को रात को 11:30 बजे बोलेंगे कि हमने शाम को 6 बजे से बैठक चालू की है, आ जाओ, तो कैसे आएगा? दूसरे दिन डॉक्टर साहब स्वयं उनको मिलने गए, वो संघ में आए और संघ के कमांडर इन चीफ इस पद का भार, जिसको हम आजकल शारीरिक प्रमुख बोलते हैं, ये भार उन्होंने संभाला। 1926 के विजयादशमी के दिन संघ के 102 स्वयंसेवक हो गए। 1930 में यह संख्या 5000 थी और शाखाएं 75 थी। संघ की पहली शाखा वर्धा में खुली थी, जो जिसके संघ चालक अप्पाजी जोशी। 1933 में 10,000 स्वयंसेवक और 100 शाखाएं, 39 में 500 शाखाएं और 60,000 स्वयंसेवक। और डॉक्टर साहब का जब निधन हुआ उस समय तक देश में कुल 650 शाखाएं थी और 1.25 लाख स्वयंसेवक। और ये जो स्वयंसेवकों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रतिज्ञित स्वयंसेवक होते थे, पूर्ण गणवेश में संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते। 1924 में पूजनीय डॉक्टर साहब की महात्मा गांधी से भेंट हुई थी, जिसका वर्णन कल मैंने किया, जिसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न को लेकर इन दोनों में मतभेद चालू हुए। 1934 में वर्धा में एक संघ का शिविर चल रहा था। उस समय उसको कैंप बोलते थे और छोटे छोटे तंबू लगा के, टेंट्स लगा के खाली मैदान पर यह कार्यक्रम होता था। और ये बिल्कुल वैसा ही कार्यक्रम होता था जैसे सेना के कार्यक्रम होते। गांधी जी वहां कहीं अपने रुके थे और जहां पर थे पहले माले में वो रहते थे, खिड़की से उन्होंने ये सारा दृश्य देखा और वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महादेव भाई को बोला कि भाई ये सब क्या है, देखो, मेरे को कल वहां जाना है, देखना है। तो गांधी जी स्वयं संघ के शिविर में गए, उन्होंने सब कुछ देखा, बड़े प्रभावित हो गए। ये खबर वर्धा से नागपुर में डॉक्टर साहब के पास पहुंची और डॉक्टर साहब दूसरे दिन अर्थात 26 दिसंबर 1934 को स्वयं वर्धा गए और अप्पाजी जोशी, जो उस समय प्रांतिक कांग्रेस के महासचिव थे और संघ का भी काम करते थे, संघ चालक थे वर्धा के,
उनको साथ लेके और 2-3 लोगों को लेके, उस समय मीरा बहन भी साथ में थी, ऐसे सब लोग साथ जाके गांधी जी से मिले और गांधी जी को औपचारिक रूप से आमंत्रण दिया कि आप शिविर में आइए, शिविर का अवलोकन कीजिए और स्वयंसेवकों को संबोधित कीजिए। उस हिसाब से गांधी जी फिर वहां पर गए और गांधी जी ने ये बात पूछी कि ये सारे लोग जो है ये किस जाति के। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई हम संघ में जाति वगैरह की बात नहीं करते, जाति पूछते भी नहीं है किसी। नहीं बोला मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप स्वयं पूछ लीजिए लोगों को। तो स्वयंसेवकों को पंक्तियों में खड़ा किया गया और संघ में पहली बार और केवल उसी बार स्वयंसेवकों को निर्देश दिया गया कि कृपया आप अपना अपना नाम बोले और अपने नाम के साथ जाति बोले। तो स्वयंसेवक अपना नाम बताया, नाम के बाद जाति बताई। ऐसे 15-20 लोगों की जब बातें हुई और कोई भी किसी के साथ खड़ा है तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत प्रभावी ढंग से जाति प्रथा का उन्मूलन संघ में हो चुका है। ये जाति प्रथा समाप्त करना ये बहुत कठिन काम है। संघ में भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन पूजनीय डॉक्टर साहब की विशेषता थी कि वो जबरदस्ती किसी को कोई बात नहीं बोलते। शुरू में जो संघ में शिविर होते थे तो वहां पर कुछ ब्राह्मण स्वयंसेवक बोलते थे कि भाई हम इन सबके साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते और दूसरे जाति के लोगों का बनाया हुआ भोजन हम खा भी नहीं सकते, तो आप हमको भोजन सामग्री निकाल के दीजिए, हम अपनी रसोई खुद बनाएंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे और हम अलग पंक्ति में बैठ के हम भोजन करें। डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा आप करो। तो बहुत दिनों तक ऐसा होता था कि पीताम्बर पहने हुए कुछ स्वयंसेवक अलग से बैठते थे और अलग पंगत में भोजन करते। बाद में उनको ही लगा कि ये उचित नहीं है। हम जब हिंदू सारा एक बोलते हैं तो जब व्यवहार की बात आती है तो हमको सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर साहब से बोला कि भाई नहीं, कल से हमारा ये अलग से रसोई बनाना बंद, हम सबके साथ भोजन करेंगे। डॉक्टर साहब ने बोला कि मैंने पहले भी आपको बोला था आपकी इच्छा, जैसा आप चाहते हो करो, आज भी बोल रहा हूँ जैसे आपकी इच्छा। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में संघ में जाति प्रथा समाप्त हो गई। गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित। फिर गांधी जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपको चंदा कौन देता है, क्योंकि कोई भी जब सार्वजनिक काम होता है, राजनीतिक काम होता है तो पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पैसा कहाँ से आता है? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई हम किसी से चंदा नहीं लेते। गांधी जी को बिरला सेठ से, बजाज सेठ से चंदा मिलता, दूसरे लोगों को भी मिलता। और ये पैसे की ऐसी आवश्यकता थी कि लोकमान्य तिलक के जीवन का एक प्रसंग है, उसमें कौन से सन का है ये बात का उल्लेख नहीं, लेकिन तिलक जी का स्वर्गवास 1 अगस्त 1920 को हुआ, तो निश्चित रूप से ये उसके पहले की घटना है। तिलक जी पुणे में एक व्यापारी के घर गए और उसको बोला कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। आप कल्पना करें 1920 में 20,000 रुपए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बैठा हो तो वो बता सकता है कि आज के समय में वो कितना करोड़ हो गए। बोले इतना पैसा मेरे को चाहिए। तो व्यापारी काय को देगा पैसा निकाल के, तो वो व्यापारी वैसे भी कंजूस था। तो उसने तिलक जी से पूछा कि आपको पैसा चाहिए काय के? बोले मेरे को कांग्रेस का अधिवेशन करना इसलिए पैसा चाहिए। तो वो व्यापारी तिलक जी को ये समझाने लगा कि आपको कांग्रेस का अधिवेशन करने की जरूरत है। तो तिलक जी को के बारे में बात बोलते हैं कि उनके आंखों में अंगार होता था। तो उन्होंने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा कि देखो मैं तुम्हारे पास 20,000 रुपए मांगने आया हूं, कांग्रेस का अधिवेशन करना कि नहीं करना इसके बारे में सलाह मांगने नहीं आया, पैसे देते हो कि नहीं देते? तो उसने चुपचाप पैसे निकाल के दिए, तिलक जी को दिए, तिलक जी पैसे लेके वहां से। इसके पहले साक्षात शिवाजी महाराज ने सूरत में जाके व्यापारियों को लूटा था क्योंकि स्वराज के लिए पैसा चाहिए, बगैर पैसे के काम कैसे हो? तो ये प्रश्न था कि आपका काम चल रहा है, इतना बढ़िया काम चल रहा है, जाति प्रथा आपने समाप्त कर दी, सब लोग एक साथ रहते हैं, पैसा कौन देगा? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हम किसी से चंदा नहीं लेते। चंदा नहीं लेते तो फिर आपका खर्च कैसे चलता है? तो उन्होंने ये जो गुरु दक्षिणा की अपनी कल्पना थी वो बताई। ये भगवा ध्वज को हमने गुरु माना है और इस गुरु के सामने हम दक्षिणा रखते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से साल भर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर गांधी जी ने उनको दूसरा प्रश्न पूछा कि ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपके परिवार का खर्च कौन देता? तो उन्होंने बोला कि मैंने विवाह नहीं किया, मेरा कोई परिवार नहीं, और मेरे जो अधिकांश साथी है जिनको मैंने
भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा है। उन्होंने भी किसी ने शादी नहीं की है, उनका भी कोई परिवार नहीं है। हमारी आवश्यकता बहुत थोड़ी सी और बहुत थोड़ी आवश्यकता में अपना निर्वाह करना, ऐसे प्रचारकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला संघ में निर्माण हो गई, जिनको ऋषितुल्य प्रचारक बोला गया। और हमारे पूजनीय सत्यमित्रानंद गिरी महाराज ने उनको शुभ्र वेशधारी सन्यासी को, ये शुभ्र वेशधारी सन्यासी है, बाकी तो भगवा वस्त्रधारी सन्यासी। ऐसे इनकी आवश्यकता कम से कम होती थी, ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। एक प्रसंग मुझे याद आता है हमेशा कि मोरू बाबू केतकर थे, जशपुर के कल्याण आश्रम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था और वो काम में ऐसे रममान हो गए थे कि उनके आंख में मोती बिंदु हुआ, उसकी उनने कोई चिंता नहीं की, आखिर में वो आंख खराब हो गई। तो भी ये सोचा गया कि उनकी दूसरी आंख कम से कम उसका ठीक से ऑपरेशन हो, तो उनको जबलपुर लाया गया। डॉक्टर सतीश पटालिया ने उनका ऑपरेशन किया और उनकी हालत देखकर उनको बोला कि भाई आपकी आंख तो ठीक है, आंख खराब हो गई, एक तो बिल्कुल गई है, दूसरी को भी बहुत संभालने की जरूरत है और आपका कुल स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं, तो आप 1 महीना जबलपुर में रहिए या विश्राम कीजिए और उसके बाद मेरे पास आइए, तो जब मैं आपको बोलूंगा तब आप अपने कार्य क्षेत्र में वापस जाइए। ये योजना बनी कि वो हमारे घर में रहे, तो 1 महीना मेरे घर में रहे। मेरे घर में मैं और मेरा भाई हम लोग संयुक्त रूप से रहते हैं।